चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, 2022 में यानी कि पिछले साल जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस साल, और उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम्स है इस साल, अभी आपका जल्दी ही बोर्ड एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, है ना। तो मैं इधर आपको आपके एग्ज़ाम से पहले कई सारे वीडियो बनाऊंगी, और आप इंश्योर करना कि वो आप सारे वीडियोस देखो। वो सारे वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपका बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, फिक्र मत करो। ठीक है, अगर आपकी कुछ भी नहीं तैयारी है फिर भी आप देख सकते हो, आपको पूरा समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आपका पेपर भी जाएगा। ठीक है, बस जैसा जैसा मैं कहते रह रही हूँ वैसा करो। तो स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन से, और बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताते रहूँगी जो आपको इस बार के एग्ज़ाम देने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखो 2022 का आप ये पेपर देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। 2022 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर है ये। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई सारे फर्दर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, निम्नलिखित में से कौन सा फल एक आभासी फल नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन है आपके सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट और आम। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो देखो इसका इंग्लिश भी मैंने आपको नीचे दिखा दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉल्स फ्रूट। अब देखो इसे समझना पड़ेगा हमें थोड़ा सा कि फॉल्स फ्रूट होता क्या है। पिछली बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, हो सकता है आपसे इस बार पूछ ले कि फॉल्स फ्रूट का क्या होता है, तो हमें फॉल्स फ्रूट समझना पड़ेगा। फॉल्स फ्रूट यानी कि आभासी फल, आभासी फल। ठीक है, आभासी फल या मिथ्या फल, ये सब क्या होते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे फल, ऐसे फल जो आपके अंडाशय से यानी ओवरी से ना बन करके फूल के किसी और भाग से बने, ऐसे फलों को हम कहते हैं आभासी फल। ठीक है, और जो आपके अंडाशय से ही बने उन फलों को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स यानी कि सत्य फल। ठीक है, जैसा फल होना चाहिए वैसा ही फल। तो फॉल्स फ्रूट यानी आभासी फल, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जिसको आप रसभरी भी कहते हो हिंदी में। दूसरा एग्जाम्पल होता है एप्पल। ठीक है, एप्पल। और तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो तीसरा एग्जाम्पल आपका होता है कैश्यू यानी कि अखरोट। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल होते हैं। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इनमें से कौन सा आभासी फल नहीं है, तो आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आम। आम तो मैंने नहीं बताया आभासी फल, है ना, तो आम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आम। बात समझ में आ रही है कैसे किया ये मैंने। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक लेक्चर भी बना के रखा है, डिटेल में वो लेक्चर है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो जाके आप लेक्चर देख लो। ठीक है, उसमें पेरिस्पर्म के बारे में एक चीज़ मैंने बताया है, हो सकता है इस एग्ज़ाम में आपसे पेरिस्पर्म के बारे में पूछ ले, तो एक बार आप जाके वो वीडियो देख लेना। ओके, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका बी क्वेश्चन, मतलब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का ख वाला पार्ट है। पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसी को मैं कहूँ तो आपसे पूछ रखा है कि फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन कोडॉन इज। अब देखो इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है। इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन यानी प्रारंभक प्रकूट। ठीक है, प्रारंभक प्रकूट। देखो प्रकूट का काम होता है कि प्रोटीन बनाने में मदद करना, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना, वो कोड करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को कोड करता है। देखो प्रारंभिक प्रकूट होता है आपका IUG, तो आपसे AUG। AUG जो होता है वो आपका इनिशिएशन कोडॉन है यानी कि प्रारंभिक प्रकूट है, और ये किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रारंभन प्रकूट जो है वो किसको कोड करता है, तो आप याद रखोगे मेथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रखना कि AUG किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है।
ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, प्रारंभक प्रकूट, इनिशिएशन कोडॉन, या जिससे प्रारंभ होता है आपका, ठीक है, आपका जो प्रोटीन बनना प्रारंभ होता है वो किस कोडॉन से प्रारंभ होता है, तो आप कहोगे AUG से। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टॉप कोडॉन कौन सा है, यानी कि रोधक कोडॉन कौन सा है, रोकने वाला कौन सा है, रोधक कोडॉन यानी कि रोधक प्रकूट या रोकने वाला कौन सा है। अगर कोई शुरुआत करने वाला है तो रोकने वाला भी होना चाहिए। तो रोकने वाले में 3 आते हैं, उन तीनों का नाम आप याद रखना, उआ, ठीक है, उग, उगा, ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, उआ, उग, उगा, ठीक है, UAA, UAG, UGA, उआ, उग, उगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये क्या है, आपके रोधक कोडॉन। आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से कोडॉन है जो किसी अमीनो एसिड को, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, तो वो होते हैं आपके स्टॉप कोडॉन। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे कोडॉन जो किसी अमीनो अम्ल को कोड ना करें वो है आपके रोधक कोडॉन, और जहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाए वो भी हैं आपके रोधक कोडॉन, ठीक है, रोकने वाले, उआ, उग, उगा। इतनी बातें आप याद रखना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। पिछली बार आपसे इनिशिएशन पूछा था, तो इस साल हो सकता है आपसे रोधक पूछ ले, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, तीसरा आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय यानी कि जैव विघटित प्रदूषक है, यानी कि ऐसा प्रदूषक जो जैव यानी कि बैक्टीरिया या किसी भी जीव से वो क्या हो सके, टूट सके, डिग्रेड हो सके। इसका इंग्लिश में वर्जन आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज बायोडिग्रेडेबल, यानी कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा उसको तोड़ा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ज़रा देखना, प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक को कोई जीव खाना चाहेगा, आप खुद सोचो, नहीं खाना चाहेगा, है ना, प्लास्टिक को कोई जीव नहीं खाता, तो बैक्टीरिया भी उसको नहीं खाता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, लिखा है एबेस्टॉस। एबेस्टॉस क्या होता है, एबेस्टॉस एक आपका धातु होता है, एक आपका एलॉय होता है, वो धातु का बना होता है। तो क्या कोई धातु कोई खाना चाहेगा, क्या लोहा आप खाना चाहते हो, नहीं। क्या कोई जानवर लोहा खाना चाहता है, नहीं। तो बैक्टीरिया भी नहीं खाना चाहता, ठीक है। तीसरा छोड़ दो एक बार के लिए, ई वेस्ट देखते हैं। ई वेस्ट क्या है, ई वेस्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि जो तार हैं आपके, है ना, जो आपके लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन, इन सब का जो कचरा बनता है, कुछ समय के बाद ये खराब हो जाते हैं तो आप इसको कचड़े में फेंक देते हो, तो इन सब का जो कचरा बनता है उसको कहते हैं ई वेस्ट। क्या उसे कोई खाना चाहता है, क्या कोई जीव तार खाता है आपका, नहीं खाता, तो ये भी ऑप्शन गलत। एक ही ऑप्शन आपका बचा जो कि है तीसरा ऑप्शन, यानी कि सीवेज। सीवेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं आप हिंदी में कहते हैं वाहित मल। वाहित मल या सीवेज होता है जो भी आपके नालियों के पानी होते हैं, जो भी गटर से रिलेटेड पानी होते हैं, जो भी खराब पानी होते हैं जिसमें जीवों के मल वगैरह हों, उसको क्या करते हैं, उसको बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं, उसको बैक्टीरिया खाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है, यानी जैव अपघटित है। ये बात समझ में आ रही है। बस आपको इतना सोचना है कि कौन सी चीज़ बैक्टीरिया नहीं खा सकता, जो नहीं खा सकता वो बायो नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको इसमें करनी थी। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका चौथा ऑप्शनल क्वेश्चन है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये स्थित है आपका लखनऊ में, ये आप याद कर लो कहाँ स्थित है, इंदिरा नगर लखनऊ, ठीक है। अच्छा, इस ऑप्शन में देखो लखीमपुर खीरी लिख रखा है, लखीमपुर खीरी। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं आपका कवर करवा देती हूँ, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ ले। लखीमपुर खीरी, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, लखीमपुर खीरी। ये फेमस है, एक यहाँ पे नेशनल पार्क पाया जाता है जिसे कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। लखीमपुर खीरी में एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में है। ये इसमें कौन से जानवर स्थित हैं, तो आप याद रखना बाघ, बाघ और चीता, ठीक है। बाघ और चीता नहीं, तेंदुआ, तेंदुआ और चीता में थोड़ा सा फर्क होता है ना। बाघ और तेंदुए के लिए नेशनल पार्क है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड था तो मैंने बता दिया आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपके सारे ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में भी आपके 5 सब क्वेश्चन हैं, उन 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज 3 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि वेयर इज टेपेटम लोकेटेड, टेपेटम कहाँ स्थित है ना, और टेपेटम का फंक्शन क्या है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया है, ऊपर आई बटन पे आपको लेक्चर दिख रहा होगा, आप जाके भी देख सकते हो, और शॉर्ट में अभी भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल देखना है तो आपको आई बटन पे वो मिल जाएगा लेक्चर, आप जाके देख लो उसे। और टेपेटम मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। टेपेटम क्या होता है, देखो, जो आपका स्टेमन होता है यानी पुंकेसर होता है। पुंकेसर क्या होता है, फूल का एक भाग है, ठीक है, पुंकेसर। पुंकेसर का ये जो गोल वाला भाग है उसे कहते हैं हम परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश के अंदर कुछ खाली जगह होती है, उस खाली जगह को 4 परतों द्वारा घेरा जाता है, और सबसे जो अंदर वाली परत होती है उसे ही हम कहते हैं टेपटम, ठीक है। परागकोश के सबसे अंदर वाली परत जो होती है उसी को कहते हैं टेपटम। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पराग कणों को पोषित करना, ठीक है, पराग कणों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो दोनों हमारा कवर हो गया। टेपटम क्या है, पराग कोश की सबसे भीतरी परत है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, पराग कणों को पोषित करना, ठीक है। आप नोट्स बनाते चलो, आप इसको रिवीजन करने में आपके काम आएगा। लास्ट में जब भी एग्जाम देने जाना, उसके मतलब कुछ टाइम पहले, जब भी आप घर से निकल रहे हो उसके 2-3 घंटे पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी टेपटम से रिलेटेड। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, 2 पॉइंट आपको बस, सॉरी 1 नंबर का क्वेश्चन था, 2 पॉइंट आप लिख लोगे, एनफ है आपके लिए, ठीक है। टेपेटम सबसे भीतरी लेयर है परागकोश की, और क्या काम करती है, पराग कणों को पोषित करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका 2B क्वेश्चन, यानी दूसरे क्वेश्चन का बी। पूछा गया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वेयर स्टडीड बाई मेंडल इन पी प्लांट। यानी कि अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो हिंदी में लिखा है, मेंडल ने मटर के पौधे के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो आप याद रखना कि 7 जोड़ी, ठीक है। कितने जोड़ी, 7 जोड़ी, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। 7 जोड़ी आप कहो, या फिर 14 विपरीत लक्षण आप कह सकते हो, 14 विपरीत लक्षण, ठीक है। अब वो 14 विपरीत लक्षण क्या है, उनमें से कुछ मैं आपको बता दे रही हूं, ठीक है। पहला है आपका हाइट, हाइट यानी कि लंबाई। लंबाई में वो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हो सकता है आपसे ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले, तो आप एग्जाम्पल सहित उसे लिखोगे। दूसरा आपका हो सकता है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर यानी फूलों का रंग। फूलों का रंग वायलेट हो सकता है, यानी कि बैंगनी, वायलेट मतलब बैंगनी, ठीक है। और इसका विपरीत क्या होता है, वाइट, यानी कि सफेद, ठीक है। तीसरा लक्षण जो उन्होंने लिया था, आपको लाइन से याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तीसरा आपका है सीड कलर, यानी बीजों का रंग। सीड मतलब होता है बीज, बीज का रंग, बीज का जो आवरण होता है ना, उसका रंग क्या है। तो बीजों का रंग येलो हो सकता है, येलो वाला आपका डोमिनेंट है। इधर मैं लिख रही हूँ डोमिनेंट वाला है ना, डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, और ये वाला रिसेसिव है, यानी कि अप्रभावी। अप्रभावी यानी जो अपने आप को दर्शाए ना, ठीक है, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इस स्थिति में स्मॉल टी वाला अपने आप को नहीं दर्शाता है, तो इसको कहते हैं अप्रभावी, और कैपिटल टी वाले को कहते हैं प्रभावी, ठीक है। तो सीड कलर आपका येलो और ग्रीन, ग्रीन क्या है, अप्रभावी रंग है, ठीक है। तो 3 आप याद रखो। एक और याद कर सकते हो, जो कि है आपका सीड शेप, यानी बीजों का आकार, है ना। बीजों का आकार राउंड हो सकता है, यानी कि गोल हो सकता है, आई एम सॉरी, राउंड यानी कि गोल हो सकता है, या हो सकता है रिंकल्ड, रिंकल्ड यानी कि बीज पूरी तरह से गोल ना हो, थोड़ा सा चिपटा सा हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिंकल्ड, ओके। तो ये आपके कुछ लक्षण है, और भी लक्षण है आपके, मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ जब इतना बता रही हूँ तो। 5वां लक्षण है आपका फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन यानी फूल की स्थिति। फूल की स्थिति आपकी एक्सियल भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है। टर्मिनल
एक्सियल मतलब होता है अक्षीय, यानी कि मान लो कोई पौधा है, इसकी ये टहनी है, यहाँ पे इसके फूल लगे, यहाँ पे फूल लगे तो उसको एक्सियल कहेंगे, और टहनी के अंत में फूल लगे तो उसे कहेंगे टर्मिनल। ठीक है, अंत में लगे तो टर्मिनल, शुरुआत में लगे तो एक्सियल। ठीक है, छठवां अगर लक्षण मैं आपको बताऊं तो होता है पॉड शेप। पॉड मतलब होता है मटर की फली, है ना, देख लो स्क्रीन पे, इसे कहते हैं पॉड। ठीक है, तो ये पूरा मटर का क्या है, पॉड है। अब ये फूला फूला भी हो सकता है और ये चिपटा भी हो सकता है। ठीक है, फूला फूला भी हो सकता है और चिपटा भी हो सकता है। फूले हुए को हम कहते हैं इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ। और आपका एक होता है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड यानी चिपटा सा। ठीक है, चिपटा सा मटर, है ना, तो वो कंस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, सातवां आपका कैरेक्टर होता है पॉड कलर, यानी कि जो ये पॉड आप देख रहे हो मटर का पूरा फली, वो क्या है, उसका कलर। ज़्यादातर आप ग्रीन देखते हो तो ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है। आप ये याद रखना, बीजों का येलो कलर डोमिनेंट है लेकिन पॉड का ग्रीन कलर डोमिनेंट है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और इसका येलो कलर क्या है, रिसेसिव है, यानी कि अप्रभावी है। तो आपसे सातों लक्षण भी पूछे जा सकते हैं, तो आप सातों लक्षण भी आप याद रखो। ठीक है, 7 जोड़ी होते हैं, टोटल 14 लक्षण। ये सारे आपके जो 14 है आप गिन लो, 7 7 14 आपको नजर आएंगे, ये 14 हैं और इन्हीं 14 जोड़ी, ठीक है, इन्हीं को 14 जोड़ी कहा जाता है लक्षण। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बस देखो, ख वाले क्वेश्चन में आपको बस एक ही चीज़ लिखना था, 7 जोड़ी यानी कि 14 विपरीत लक्षण। ठीक है, क्योंकि वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपसे डिटेल में पूछे तो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपसे डिटेल में भी पूछ ले, है ना, तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन देखो, ग वाला क्वेश्चन है, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव रोग होता है। ठीक है, हाथी पांव रोग किस पैथोजन के कारण होता है और यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं आपको इंग्लिश वर्जन दिखाऊं इसका, तो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, एक मिनट, हाँ, विच पैथोजन कॉजेस एलिफेंटियासिस, टू विच फाइलम डज द पैथोजन बिलोंग। इसको देखते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 8वें का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपका ये जो एलिफेंटियासिस होता है, हाथी पांव होता है, यानी इसमें पैर कैसे होते हैं, हाथी जैसे बड़े बड़े मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत दुखद बीमारी है, बहुत कष्ट होता है, इसमें बहुत दर्द होता है, पैरों में मांस फटने लगते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, या इसी को हम कहते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया, आपने फाइलेरिया सुना होगा। ठीक है, फाइलेरिया होता है एलिफेंटियासिस ही। ठीक है, तो इसी को हिंदी में आप हस्ती पांव, हाथी पांव या शील पद भी कह सकते हो। स्लीप पद है ना, स्लीप पद या हाथी पांव आप कह सकते हो, हाथी पांव या फाइलेरिया कह सकते हो। इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, ये किस वजह से होता है, ये आपके एक राउंड वॉर्म से होता है। राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म यानी कि गोल क्रिम। गोल क्रिम, गोल क्रिम का मतलब ऐसा नहीं कि वो गोल गोल होगा, उसका मतलब कि उसका पूरा जो मतलब पेरिफेरी होगा वो सिलेंडर की तरह होगा। देख रहे हो, ऐसा होगा कुछ वो, मतलब कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो गोल आपको नजर आएगा, वो पूरा गोल नहीं होगा। ठीक है, और कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो चिपटे होते हैं, चिपटे कीड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, जो गोल गोल आपको नजर आते हैं इस तरह से, इस पेन की तरह ऐसे गोल गोल हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है गोल क्रिम यानी कि राउंड वॉर्म। पूरा गोल नहीं होगा, इस तरह से गोल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन, किनारे से देखोगे तो वो आपको गोल नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस गोल वॉर्म का नाम क्या है जिसकी वजह से आपका एलिफेंटियासिस होता है, तो इसका नाम आप याद रखोगे, इसका नाम है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया। ठीक है, वुचेरेरिया की 2 प्रजातियां होती हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ उन 2 प्रजातियों का नाम। इसको W से लिख करके आप लिख सकते हो, बैनक्रोफ्टी, बैनक्रोफ्टी। ओके, या फिर दूसरे वाले का नाम होता है वचेरिया मेलाई। ठीक है, इंग्लिश में लिख दूँ इसे तो वुचेरेरिया, वुचेरेरिया मेलाई या वुचेरेरिया बैनक्रोफ्टी।
इसी की वजह से क्या होता है, आपका एलिफेंटियासिस होता है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से संघ में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म को हमने छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड किया है। उस कैटेगरी का नाम क्या है, उस संघ का नाम क्या है? संघ यानी फाइलम। उस फाइलम का नाम क्या है? उस फाइलम का नाम है आपका एस्के हेलमिंथ। ठीक है, एस्के हेलमिंथीज। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, संघ एस्केल मिंथीज। ठीक है, इसी संघ का ये क्या है, इसी संघ का गोल क्रीम है ये। ठीक है, तो कौन से संघ का है? एस्केलमिंथिस। मैं जानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, अगर आपको एस्केलमिंथिस नहीं याद आ रहा है तो आप राउंड वॉर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, आप राउंड वॉर्म भी लिख सकते हो, याद रखना इस चीज़ को। तो सील पद यानी हाथी पांव फाइलेरिया आपका वुचेरिया नाम के गोल क्रीम से होता है, जो कि संघ एस्केलमिंथिस से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक और बात आपको इसमें याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है कि ये कैसे फैलता है, फाइलेरिया कैसे फैलता है। तो आप याद रखना कैसे फैलता है, मच्छरों से फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। जैसे मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है ना, वैसे फाइलेरिया भी मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसका वाहक कौन है? मच्छर है। मच्छर की वजह से फाइलेरिया नहीं होता है, मच्छर की वजह है फाइलेरिया की वजह है आपकी वुचेरिया। ठीक है, गोल क्रीम से होता है, लेकिन मच्छर द्वारा ये फैलाया जाता है। मच्छर क्या है? वाहक है उसका। ठीक है, कौन सा मच्छर? एडीज। एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, एडीज मच्छर द्वारा फाइलेरिया फैलता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका आरडीएनए के में आर से आप क्या समझते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और एक ही शब्द आपको उसमें लिखना है। आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको उसमें लिखनी है कि आरडीएनए का मतलब होता है पुनर्योगज डीएनए। अगर इसकी आपके डेफिनेशन पूछे इसका मतलब क्या, यानी कि ऐसा डीएनए जिसमें कोई वांछित डीएनए ला करके जोड़ दिया गया हो, उस डीएनए को हम कहते हैं पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई थी ना, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के आखिरी वाले क्वेश्चन पे, यानी कि ई क्वेश्चन पे। निकेत को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन नीश। नीश या निकेत क्या होता है? नीश या निकेत, बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपके लिए डेफिनेशन इसके लिए लिख रही हूँ प्रॉपर तरह से, आप भी इसको नोट करो। इसका मतलब होता है फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे से इसको नोट करो। यानी कि इसका अगर ऑप्शनल इसका हिंदी में बताऊं तो किसी जीव का कार्यात्मक भूमिका, किसी जीव की कार्यात्मक भूमिका। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि कोई जीव कैसे खाता है, कैसे रहता है, क्या उसकी हैबिट है ना, किस तरह से कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कैसे खाता है, इन सारी बातों को मिला करके कहा जाता है नीश यानी निकेत। उस जीव का निकेत। जैसे मान लो चूहा है, चूहा क्या करता है, ज़्यादातर घरों में रहता है, बिल में बना करके रहता है। ठीक है, और वो क्या खाना पसंद करता है, इन सबको मिला जुला के हम कहते हैं कि ये उसका निकेत है। ठीक है, यानी कि उसकी कार्यात्मक भूमिका किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी जीव की जो कार्यात्मक भूमिका होती है, उसी को कहा जाता है उस जीव का नीश। ठीक है, नीश मतलब वो कैसा काम कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसी उसकी जीवनचर्या है, और वो आपके सोसाइटी में क्या योगदान दे रहा है। ठीक है, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कई बीमारी फैलाता है, तो कई चीज़ें हमारी सॉल्व भी करता है। जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ख़त्म करता है। ठीक है, जो भी आपके सीवेज वगैरह होते हैं, मल से रिलेटेड जो भी वेस्ट होते हैं, उनको ख़त्म कर लेता है, उनको खाता है, यानी हमें एक तरह से गंदगी से वो बचा रहा है। तो उसका ये क्या है, कार्यात्मक भूमिका है उसकी। ऐसे ही हर जीव की अपनी कार्यात्मक भूमिका होती है।
शेर क्या करता है, आपके डियर को खाता है, यानी कि हिरन को खाता है। तो हिरन की पॉपुलेशन को वो एक सीमित रखता है, वो इसकी कार्यात्मक भूमिका है शेर की। ठीक है, तो हर एक जीव की अपनी कार्यात्मक भूमिका होती है, उसी को कहते हैं निकेत यानी कि निश। ठीक है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे अक्सर पूछा जाता है, चाहे ऑप्शनल हो चाहे वो 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो इतनी बातें आप याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास बहुत लंबी हो गई है। हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अगली क्लास में हम 3rd क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज ही आपको हो सकता है इसका सेकेंड वीडियो में मिल जाए, सेकेंड पार्ट भी मिल जाए, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ आप वैसे करो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। और जो भी मैं वीडियो सजेस्ट की हूँ उसको भी जाके ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही।